This conference will now be recorded. अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि कहाँ तक बात जो है वो सर ये है हुई थी। टाइम लिमिट। ये जो टाइम लिमिट है ना, ये पॉइंट्स के नीचे। असेसमेंट एंड ऑडिट सर इससे नीचे फॉर द ये पर्पस ऑफ सर, ऑडिट। टाइम लिमिट फॉर सेड असेसमेंट इन इज विद इन 120 डेज, यहाँ से लेके। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया था इसको, ये हो गया था। यस सर। सर इससे पहले सुबह वाली क्लास में कराया आपने? जी, उसका मैं लिंक सुबह ही शेयर कर चुका हूँ। जी सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, इसमें पहली जो बात की जा रही थी वो ये थी कि आपको पिछले 5 सालों के लिए शो का जो है वो नोटिस इशू किया जा सकता है। ये पहली इसमें बात जो थी वो आपके साथ की जा रही थी। यानी आपने अगर लेट्स सपोज के जनवरी में 2020 में रिटर्न फाइल की, तो आप समझ लें कि इसके 5 साल तक आपको इस माह का नोटिस आ सकता है ऑडिट के लिए। ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर सेड असेसमेंट इज विद इन 120 डेज। लेट्स सपोज कि आपको नोटिस आ गया इसका 2023 में, तो ये याद रखें 2023 में जिस डेट को आपको नोटिस आएगा, कमिश्नर इसकी असेसमेंट यानी अपना फैसला, असेसमेंट मीन फैसला करेगा विद इन 120 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 90 डेज। और ये 90 दिनों के लिए एक्सटेंड भी किया, यानी 120 प्लस 90 इसमें अगर आप ऐड कर लें 210 बनते हैं, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। However, any period during which the proceeding are adjourned for any reason, यानी आपने राइट किसी वजह से उसको एडजर्न किया, मुलतवी किया, उसको डिले लिया आपने। ठीक है, आपको नोटिस आया कि जी आप आज आपकी हियरिंग है, आपने कही मुझे 2 वीक्स का टाइम दिया जाए, तो वो 2 वीक्स इस 120 डेज में शामिल नहीं किए जाएंगे। राइट, इंक्लूडिंग स्टे ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। तो उसको इस 120 में से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। Where a tax has not been levied, the tax shall be recovered as tax fraction of the value of supply। और अगर आपने किसी जगह पर टैक्स नहीं लगाया या रिकवर नहीं किया, तो फिर ये समझा जाएगा कि जितनी पैसों की आपने सप्लाई की उसमें टैक्स शामिल था। मसलन आपने एक सप्लाई की, वो थी ₹117,000 की, तो इसमें समझा जाएगा कि आपने टैक्स समेत पैसे लिए हैं इस चीज को सेल करने के। तो इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 17% डिवाइडेड बाय 117%, यानी आप टैक्स कितना देंगे, 17,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। उसमें ये बात समझी जाएगी। Where a person required to file a return files a return after the due date। अब ये देखिएगा, ये उसको एक रिलीफ दी जा रही है, ये वाली दिस वन। क्या रिलीफ दी जा रही है कि आपको शो कॉज नोटिस मिल गया, उसके बाद आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी ठीक कर दी, तो आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज वालों ने आपको फी का नोटिस भेजा कि भाई आप हमें बताएं कि आप फी जमा क्यों नहीं करवा रहे। आपने उस लेटर का रिप्लाई नहीं किया बल्कि फी डिपॉजिट करवा दी। मुझे बताएं कि क्या उस लेटर का रिप्लाई करना बनता है? द आंसर इज नो। ज़ाहिर बात है, जो काम उसने कहा था आपने कर दिया। इसी तरह ये बात की जा रही है कि वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न फाइल्स द रिटर्न, रिटर्न फाइल कर देता है आफ्टर द ड्यू डेट एंड पेज द अमाउंट ऑफ टैक्स अलोंग विद डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी, द शो कॉज नोटिस एंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शेल अबेट। वो खत्म हो जाएंगे, उसका कोई तुक नहीं बनेगा, आपको उसका रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। However, where a registered person has not paid tax payable, हाँ अगर उसको शो कॉज नोटिस किया, उसने टैक्स जमा नहीं करवाया रिटर्न के साथ और नॉट शॉर्ट पे टैक्स, देन द टैक्स पेबल शेल बी रिकवर्ड विदाउट नोटिस। फिर आपके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट, कैसे? अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट्स, आपके जो बिजनेस बैंक अकाउंट जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उनको
अटैच कर लिया जाएगा, मीन उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। आप जाएंगे बैंक में और कहेंगे जनाब मेरे ये पैसे हैं, वो कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच, आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया। स्टॉपिंग अप्रूवल रिमूवल ऑफ एनी गुड्स फ्रॉम द बिजनेस प्रेमिसेस। अब बिजनेस प्रेमिसेस से आपको चीजें निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। आप वो क्या करते हैं कि आपके स्टॉक पे आते हैं, आपके जो स्टोर है उसमें आते हैं और उसके ऊपर लॉक करके उस लॉक के ऊपर अपनी चिट लगा देते हैं कि जनाब इसको हमने सीज कर दिया, अब कोई पर्सन जो है वो इसको यहाँ से नहीं कोई चीज निकाल सकता। ये भी काम हो सकता है। However, show cause notice is required for the imposition of any penalty। अगर कोई पेनल्टी लगानी है उसके लिए आपको नोटिस डिपार्टमेंट को जरूर देना पड़ेगा। अब अगली बात सुनिएगा, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर बाय द पैरेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनकम टैक्स में था। ये ये जी इसको जी यानी अगर जो अपैलेट अथॉरिटी है, आपने उस कमिश्नर के खिलाफ कोई केस दायर किया, अपील में चले गए, तो जो अपैलेट लेट्स सपोज कि अपैलेट ट्रिब्यूनल है वो अपना डिसीजन किसको सुनाएगा? कमिश्नर को, और कमिश्नर या जो भी असेसिंग ऑफिसर है वो आपका अपना डिसीजन वो आपको सुनाएगा। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर where an assessment order is required to be issued on the instruction of the appellate authority। appellate authority कौन है? मैंने बताया आपको, जैसे कमिश्नर इन रेवेन्यू अपील है, कमिश्नर अपील है, वो भी appellate है। इसके साथ आपका appellate ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम, ये सारी appellate authorities हैं। The commissioner or on an officer of inland revenue empowered in this behalf shall issue the order within 1 year from the end of the financial year in which the appellate order was served। इसका मैं आपको टाइम फ्रेम समझाता हूँ। देखें, लेट्स सपोज के आप अज्यूम करें कि ये इट इज अगस्त में आपने अपील की कमिश्नर के खिलाफ, हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट किसको फैसला सुनाएगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या जो भी ऑफिसर उस आपका केस जिसके पास लगा हुआ है उसको फैसला सुना देगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 30 जून 2021। तो कमिश्नर उस फैसले को सुनने के बाद कब तक अपना फैसला सुना सकता है? कब सुनाना है उसको? लाजमी 2022 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 1 साल बाद उसको अपना डिसीजन, जो भी उसको ऑर्डर मिलेगा उसने आपको वो सुनाना है। ठीक है जी। आगे है जी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। ये हमारा असेसमेंट तक का प्रोसीजर जो था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके बाद कि ये मिनिमम टैक्स लायबिलिटी क्या है। ये फाइनल में ये बात टेस्ट हो चुकी हुई है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। मैंने कहा वो ना हो कि फिर आवाज जो है वो बेचारी कहीं पे फिर स्टक हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी वो क्या चीज है, जरा उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है वो वाली नहीं है यार। ये 1 मिनट हटिएगा, ये कौन सा है? जी मेरी आवाज आ रही है अभी भी आपको? हेलो? जी सर आ रही है। हाँ, मैं जरा नेट का कनेक्शन चेक कर रहा था, मैंने कहा उसमें कोई इशू ना आ जाए, फिर सुबह की तरह कोई हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। जी, मिनिमम सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है? ये समझने के एक तरह की बेस्ट जजमेंट है, एक्स पार्टी है कि कोई साहब डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो टैक्स डिपार्टमेंट को फेस नहीं कर पा रहे, आ नहीं रहे, डिपार्टमेंट उनको बुला रहा है, उस केस के अंदर
क्या फैसला किया जाएगा, उसको जरा मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहला इशू है सेल्स टैक्स की। उसकी बेस क्या होगी? सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड। अगर सेल्स टैक्स रिकॉर्ड उसका प्रीवियस मौजूद नहीं तो सेकंड स्टेप में उसका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। यानी एक बंदा जो है वो टैक्स पेयर वो डिपार्टमेंट को नहीं फेस कर रहा, तो उसकी कोई ना कोई अमाउंट तो कैलकुलेट करनी है ना, भी ये कितना टैक्स देगा। तो पहली बेस क्या है? उसका सेल्स टैक्स का प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा। वो कैसे? लेट्स सपोज के दोबारा हम एग्जांपल लेते हैं अगस्त की। अगस्त से पीछे हम कहां तक जाएंगे? जुलाई तक। ठीक है, हम इन 12 महीनों में जो कमिश्नर है वो देखेगा ये कितना टैक्स इसने पे किया हुआ है। लेट्स सपोज कि उसने एक महीने में 100 पे किया, दूसरे में 50, फिर उसने यहाँ पर 200, फिर 300, फिर 150, यहाँ 500, 300, 100। तो कमिश्नर जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनाएगा ऑन प्रोविजनल बेसिस, आर्जी तौर पर, वो इन 12 महीनों में जो सबसे हाईएस्ट होगी ना, कम से कम उतनी होगी। यानी कमिश्नर 500 से नीचे, यानी जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी, इससे कम नहीं बना सकता, वो इससे ज्यादा ही डिटरमिन करेगा। यानी एक मेथड बता दिया गया कि यार कम से कम इतने का नोटिस उसको भेज दो। अच्छा, अगर सेल्स टैक्स में उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो फिर इनकम टैक्स में उसने जो अपनी सेल्स डिक्लेयर की है उसकी एवरेज ले ली जाएगी। क्यों भाई? इनकम टैक्स में तो आपको एनुअल सेल ही डिक्लेयर करना है ना, उसमें तो मंथली नहीं होती ना। तो एनुअल सेल्स आपने डिक्लेयर की, लेट्स सपोज 1200, तो इसको वो 12 पे डिवाइड करके कहेंगे जी आपकी जो है वो टैक्स लायबिलिटी 100 बनती है। दूसरी बेस, अगर यहां पर भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा किसी वजह से, तो फिर कुछ बेसिस हैं। वो क्या क्या बेसिस हैं ये देखें। बिजनेस की लोकेशन की तरह है। देखें, एक शख्स अगर गांव में है तो उसकी सेल बहुत कम होगी, लेकिन एक शख्स अगर गुलबर्ग में बैठा है, डिफेंस में बैठा हुआ है, इस तरह के पोश एरियाज में बैठा हुआ है, तो उसकी सेल फिर ज्यादा होगी, बेशक उसका छोटा सा खोखा ही क्यों ना हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस तरह का कारोबार वो कर रहा है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, राइट। नेचर ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, कौन सी चीजें बना रहा है वो। एक गोल्ड स्मिथ जो है वो अगर 1 किलो गोल्ड बेच दे और एक साहब जो है वो 1 किलो गंदम बेच दें, तो जमीन आसमान का फर्क नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा फर्क है। तो उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, इससे उसके एक्सपेंसेस देखे जाएंगे। क्यों? एक्सपेंसेस से ही रेवेन्यू डिटरमिन किया जाता है। क्लियर? वो कैसे भाई? अगर एक शख्स ने 10 मिलियन की गाड़ी परचेज कर ली है 1 करोड़ रुपए की कारोबार के लिए, तो ये बात कंफर्म है कि इसकी इनकम इससे ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस से इनकम को भी देखा जा सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा है इसके पास, इसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। अमाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, अगेन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, कितनी लूम्स इसने लगाई हैं, राइट। कितने प्लांट इसके लगे हैं, कितनी मशीनरीज इसकी लगी हुई हैं, ये सारी। तो इनमें से कम 3 चीजों को, मोर देन 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो पहली बेस क्या आ गई? सेल्स टैक्स की, दूसरी आ गई इनकम टैक्स की, और तीसरी आ गई फिर कुछ क्राइटेरिया डिटरमिन किया जाएगा। डिटर्मिनेशन एंड और पेमेंट ऑफ मिनिमम सेल्स टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट बी फाइनल, ये प्रोविजनल है। एंड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू द एक्चुअल असेसमेंट थ्रू ऑडिट एट लेटर स्टेज, फिर उसके बाद उसको ऑडिट करके उसको फाइनलाइज करके किया जाएगा, जो भी उसके हक में या उसके खिलाफ फैसला होगा वो किया जाएगा। ये फाइनल में एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका होगा। आगे कमिश्नर की टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ पार्ट्स को लास्ट में डिस्कस किया गया आपके पास। वो क्या है? 2 उसको ताकतें दी गई हैं। नंबर 1, एक्सेस टू द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके हर तरह के रिकॉर्ड को, आपका मोबाइल फोन के ऊपर है, आपका लैपटॉप के ऊपर है, आपका प्रिंट आउट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी वेबसाइट पे है, उसको वो एक्सेस कर सकता है, राइट। ठीक है जी।
Officer Inland Revenue is authorized to have access to the records and documents maintained under the Sales Tax Act or under any other law, and use of such machines on which data related to tax is kept, वो रखा जा सकता है। Drawing of samples, right? आप कहते हैं जी मेरे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, और हालांकि आप सारा बेच चुके हुए हैं, आपके पास ड्रम के ड्रम बड़े पड़े, उनमें सिर्फ आपने पानी डाल दिया और आपने कहा जी देखें मैंने तो बेचा ही नहीं है, मैंने अभी सेल की नहीं है। तो अब जो है वो एक जो ड्रम पड़ा हुआ है उसके अंदर ये तो नहीं है ना कि कमिश्नर हाथ डाल के चेक करें या पी के चेक करें कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, तो वो वहां से सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी चीज में सैंपल लेंगे, उसका टेस्ट करवाएंगे क्या वाकई ये सल्फ्यूरिक एसिड है या कोई और चीज है, ये भी देखा जा सकता है। For the purpose of determining the sales tax liability or for purpose of establishing value of any taxable goods, an authorized officer of sales tax can take a minimum quantity। ये नहीं कि वो कहेगा जनाब एक बोरी चावलों की जो जिसके अंदर 40 kg राइस है, मुझे सैंपल भाई जरा घर भेज दो, मैंने चेक करने हैं। ये नहीं, एक सैंपल जो होता है जिस चीज की वो हो सकती है। Of goods or raw materials against a proper receipt of copy which shall be kept in record by the registered person and the commissioner। वो रिसीट देंगे आपको कि जनाब हम 1 किलो चावल लेके जा रहे हैं या 1 किलो आपके जो है वो पॉलीप्रोपिलीन लेके जा रहे हैं, जो भी चीज लेके जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी की रिसीट देंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, उसको आउटपुट ट्रीट नहीं किया जाएगा, हाँ उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये था बेटा मेरी साइड, अब है आपकी साइड, आपने इसको करना है। अब जरा मैं इसको आपको बताऊं कि अब आपने तैयारी कैसे करनी है। दोबारा कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है और प्लस इसके साथ एथिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर हैं एथिक्स के, वो मैं आपको 2+1+3 है, आई कैप की किताब का जो है 1+3, उसके नोट्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसमें से 10 नंबर आएंगे। नॉर्मल चांसेस क्या है 5, इसमें से 5 इस चैप्टर में से आएंगे, 3 चैप्टरों में से। लेकिन ये बहुत दफा हुआ कि एग्जामिनर ने 10 के 10 नंबर इसी में से डाल दिए, ठीक है। यानी इन दोनों, ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो इसके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको नहीं करना, रूटीन यही है, क्योंकि एग्जामिनर दोनों, ये भी हमारे उसका सिलेबस का हिस्सा है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आपने किसी चीज को नहीं छोड़ना। 10 नंबर ये हो गए। उसके बाद मेरा बेटा चैप्टर नंबर आपका 10+16, इन दोनों चैप्टरों में से आपको इनमें से आपको मेरे ख्याल के मुताबिक 20 नंबर मिल जाने चाहिए। एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको टेस्ट होगा इन 2 चैप्टर। अच्छा, उसके बाद आपने सेल्स टैक्स की जो हमने अभी कंप्लीट किया, सेल्स टैक्स में से हमारा न्यूमेरिकल प्लस दूसरा जो एरिया है इट कंपोज्ड ऑफ 25। तो आप देखें ये कितने नंबर आपके बन गए, 5, 55। तो इन एरियाज को मैं कहता हूं हर स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले इसको कवर करें, ताकि आपके आधे से ज्यादा पेपर आपका इंशाल्लाह इन चैप्टर में से आ जाएगा। कितने चैप्टर बनते हैं, 1 एथिक्स के, 2 मैंने ये बताया आपको, 1 2 3 4 5 और 2 सेल्स टैक्स के, 6 और 7 चैप्टरों में से आपका आधा पेपर जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, आधा पेपर आपका बन रहा है। तो पहले इसको करें, जब ये कर लें उसके बाद आप जो है वो फिर अपने जो चैप्टर आपका 1 है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसको आप करें। उसके बाद जो आपका चैप्टर 3+4+5, इसमें से थ्योरी ज्यादा नहीं आती, इसमें से न्यूमेरिकल बनता है, जो आपका सैलरी का एरिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मली इसके अंदर बनती है। और जो ज्यादातर थ्योरी इसमें आई हुई है वो आपकी आई है एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर, वहां से उसने थ्योरी को टच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपके टैक्स क्रेडिट्स हैं, यहाँ चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा हुआ है टैक्स क्रेडिट्स का,
टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉर्मली आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा बन के आता है और इसमें थ्योरेटिकली भी बहुत दफा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से तैयारी करनी है इसकी। उसके बाद आपका जो छठा चैप्टर है इसका ताल्लुक एओपी के साथ है, टैक्सेशन ऑफ एओपी, और इसका न्यूमेरिकल ज्यादातर इसका न्यूमेरिकल में पार्ट्स में आया हुआ है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एग्जामिनर ने इंडिविजुअल का क्वेश्चन भी बनाया और उसके साथ एक उसने एओपी का अलग से क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, इसलिए हमें इसको दोनों को वो देखना पड़ेगा। 7 और 8 देखें, अगर हम 7 और 8 में देखें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर है, राइट, लेकिन ये भी आता है, लेकिन ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट भी एग्जाम में आई हैं और न्यूमेरिकल का हिस्सा बन के भी आई है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन जो है। और बहुत कम पेपर ऐसे मिलेंगे जिसमें उसने कैपिटल गेन को टच नहीं किया, शेयर्स की उसने बात नहीं की, ये उसने एक बड़ा एरिया को टच किया हुआ है। 9th जो है ये गाहे बगाहे टच होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, न्यूमेरिकल के अंदर कोई एक आध आइटम उसने डाली हुई होती है, ये हमारा पहला एरिया है। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर है 11, 12, 13, राइट, ये 3 चैप्टर्स के मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, हेलो, राइट, जी जी। वालेकुम। बेटा वो जो होते हैं विंग्स होते हैं, हम क्या बेटा ये जरा आवाज ये किसी की जो है आ रही है इनको, हो गए हैं सर, बंद हो गए। थैंक यू। अच्छा, उसके ये मैंने नोट्स दिए हैं, मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं, वो आप क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर। हाँ, इसके अंदर मैंने जो आपको वो करवाई हैं, इलस्ट्रेशंस करवाई हैं, आपने उनको एक नज़र देख लेना कि वो आपको आती हैं। नॉर्मली मैंने कोशिश की है कि इलस्ट्रेशंस आपकी वहीं पर हो जाएं, लेकिन मैंने यहाँ से भी इलस्ट्रेशंस आपको करवाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है कि जो एसेट्स के ऊपर वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, एसेट को परचेज करना, एक्विजिशन और एसेट्स की डिस्पोजल, बहुत दफा आपको इंडिपेंडेंट इश्यूज मिलेंगे। उसने एसेट खरीदा, वो कह रहा है जी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, उसका गेन कैलकुलेट करें, तो जब आप एसेट को अक्वायर्ड करेंगे तो आपको उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसके ऊपर गेन और लॉस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। इसके अंदर आपको मैं सेक्शन 75, 76 ये 2 सेक्शन में आपको करवा चुका हुआ हूँ। इसके बाद आपका है जी चैप्टर नंबर 14 और 15, बिजनेस के, यहाँ भी बिजनेस है आपका 14 में भी। इसमें एक इशू था मिनिमम टैक्स का, अगर आपको याद हो, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 जिसको टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं, उसको भी आपने देखना है। इसके अंदर मैंने आपको एक जगह पर ये बात बताई थी कि अगर आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, उसके बाद आपका आ जाता है जी चैप्टर नंबर 15 लॉसेज का। लॉसेज के आपके पास जो इश्यूज हैं वो है कंपनी का जो है वो जो आपके हेड्स ऑफ इनकम है उसके अंदर कैसे होगा। उसके अंदर मैंने आपको सैलरी की बात की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये ए ग्रुप में है, ठीक है, बिजनेस इनकम प्लस कैपिटल गेन, ठीक है, और ये जो है वो इनका भी एक ग्रुप बनता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सेट ऑफ हो सकता है, कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड होगा और बिजनेस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इसकी बातें डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इसके अंदर बिजनेस लॉसेज में जो डिप्रिसिएशन है, लॉसेज ड्यू टू डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनकी हमने बात की थी कि ये सबसे एंड पे इनको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर अगर किसी बिजनेस की टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम अगर वो 10 मिलियन से ज्यादा है, राइट, वो देख लीजिएगा 10 मिलियन भी उसमें शामिल है या नहीं। अगर वो 10 मिलियन से ज्यादा है तो उसका असूल क्या होगा, उसकी क्या प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, एक मिनट जरा मैं एक मैसेज कर लूं।
ठीक है जी। इसका हमने डिस्कस किया था कि आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ठीक है, वो ड्यू टू डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो आपकी जो इस साल के बिजनेस इनकम है उसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 50% उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ फॉरेन लॉसेस की मैंने आपसे बात की थी। फॉरेन लॉसेस का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है कि ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, सेट ऑफ नहीं हो सकते। पाकिस्तान लॉसेस इनके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान गेन के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते। ये हमारा 14 और 15 चैप्टर था। इसकी समरी भी मैं आपको बिजनेस के नोट्स के साथ दे चुका हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर था 17, एक 18 था, ये मुझे 19 तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें एक चैप्टर है आपका असेसमेंट, रिटर्न असेसमेंट और अपील का, उसके ऊपर हम बहुत अच्छी तरह डिस्कशन कर चुके हुए हैं, इसके लेक्चर्स भी मैं आपको दे चुका हुआ हूँ। एक था वेल्थ स्टेटमेंट का, उसका आपने एक न्यूमेरिकल करना जो मैंने आपको करवाया हुआ था। मिस्टर क्या था उसके अंदर, वो मैंने आप ही के लेवल पे टेस्ट हुआ है, वो दोबारा उसके यानी हिस्ट्री में आज तक एक दफा आपका वेल्थ स्टेटमेंट आई हुई है, उसका एक न्यूमेरिकल आपने करना है। वेल्थ स्टेटमेंट, रिटर्न असेसमेंट और अपील जो है उसको ध्यान से करना है, क्योंकि इसके अंदर भी आई थिंक सो इट इज चैप्टर नंबर 17, इसमें अक्सर 10 मार्क्स को जो है वो टेस्ट करता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये था हमारा पूरा फ्रेमवर्क जिसकी आपने तैयारी करनी है। अब हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, अगर आप कोई मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। This रिकॉर्डिंग conference will now be recorded. ये उसमें जी आपने नहीं करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं ये आ गया जी, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, जो सिलेबस की हर चीज कवर होनी चाहिए, इसमें तो इश्यू कोई नहीं है जी। डिविडेंड, पहली बात ये है कि ये एफटीआर की आइटम है, ठीक है, फाइनल टैक्स होता है इसके अंदर। डिविडेंड में लोग अक्सर ये समझते हैं कि डिविडेंड सिर्फ कैश की शक्ल में होता है, नहीं, लॉ ने इसकी डिफरेंट शक्लें बताई हैं कि इन इन शक्लों में इसको डिविडेंड समझा जाएगा और वो आपकी इनकम को ट्रीट किया जाएगा। उसकी क्या शक्लें हैं अब देखिएगा, इसमें एक ए है, बी है, सी है, डी है, और उसके बाद इसमें ये देखें एफ पॉइंट, ये सारी इसकी डिविडेंड की शक्लें हैं। अब वन बाय वन इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, dividend includes any distribution by a company to its shareholder. Any distribution से मुराद कैश, कोई एसेट्स, राइट, कोई शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें शामिल की जाएंगी, जो दिए जाएंगे। यानी मैं फॉर एग्जांपल सूफी सोप का मैं शेयर होल्डर हूँ, तो सूफी सोप इस साल मुझे क्या करते हैं कि वो साबुन बेच देते हैं अपनी, वो जो उनकी फ्रेंचाइज, कोई वो जो आते हैं इनके वो नहीं होता मीट जो होता है, प्रोसेस्ड मीट जो है, मुझे वो भी कोई अपनी आइटम बेचते हैं गिफ्ट के तौर पे, तो मेरे लिए वो डिविडेंड गिना जाएगा। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर मुझे टैक्स जमा करवाना है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इसके साथ कनेक्ट करना आपने, of all or part of its asset including money to the extent of accumulated profit, अपने accumulated profit तक। अब देखिएगा, कंपनी का जो इशूड कैपिटल है वो है लेट्स सपोज 2 मिलियन, और इसका accumulated जो प्रॉफिट है वो है 500। तो अपने शेयर होल्डर्स को अगर ये 6 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें क्या गिना जाएगा, 5 लाख रुपया डिविडेंड गिना जाएगा, और 1 लाख रुपया उनका कैपिटल रिटर्न गिना जाएगा कि इनको कैपिटल जो है वो वापस किया जा रहा है। ठीक है, ये पहली बात उसने बता दी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी ने किसी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की है, राइट, मसलन आप पैकेजेस के शेयर होल्डर्स हैं, तो पैकेजेस ने XYZ डिबेंचर्स अक्वायर किए हैं, इसके पास मौजूद है,
इसने आपको यही इशू कर दिए, तो ये भी क्या गिना जाएगा आपके लिए, डिविडेंड ही ट्रीट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन। ये एग्जाम में ये इसके ऊपर भी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। ये अभी हम ये मैं न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। ये आके ये देखिएगा, ये है, कहता जी रोज कंपनी has paid up capital of 6.6 million consisting 500,000 shares of 10 each, ठीक है। On 30th June 2001 the company's balance sheet shows accumulated profit of 1.5 million. Last year the company also created a reserve of 1 million for issuance of bonus share। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए जो रेलेवेंट फिगर है वो ये वाली है 1.5 million। The company has to be liquidated. The official liquidator realized 6.5 million and distributed among the shareholders was made at the rate of 13 per share. Shivani Group owns 200,000 shares in the company. How much of the amount received by Shivani Group is dividend? Please explain your answer। आप देखिएगा इसको डिविडेंड कितना मिला। पहली बात यह है कि इसको शिवानी को पैसे कितने मिले हैं, इसके पास कितने शेयर थे 200,000 शेयर्स, 2 लाख इंटू 13 ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.6 मिलियन हो गया, राइट। अच्छा अब देखिएगा कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था 15 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5 लाख, तो ये कट गया, ये इससे कट गया 13, तो डिविडेंड कितना हुआ ₹3 पर शेयर। अच्छा अब शिवानी को कितने पैसे मिले हैं ₹13, तो इसमें 3 निकाल दें तो बाकी इसके डिस्पोजल की आ गई 10 की। अब देखिएगा तो डिविडेंड कितना हुआ 2 लाख शेयर हैं तो ₹3 पर शेयर, तो इसका जो डिविडेंड है वो 6 लाख रुपया है। अब जरा सुनिएगा इसका कैपिटल गेन कैसे आएगा, जरा वो भी इसमें इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रहा हूं। कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेल प्राइस माइनस उसकी जो कॉस्ट है। अब यहाँ सेल प्राइस कितनी है 10, क्योंकि 13 रुपीज मिले हैं ना, तो 3 रुपए तो डिविडेंड है, बाकी 10 रुपए उसकी सेल प्राइस गिनी जाएगी। लेट्स सपोज कि शिवानी ने ये शेयर परचेज किया हुआ है 5 रुपए का, तो इनका कैपिटल गेन कितना आ गया 5 इंटू 200,000 कितना आ जाएगा जी 1 मिलियन, तो इसका गेन आ जाएगा 1 मिलियन। कोई बता सकता है कि इस 1 मिलियन को मैं 75 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, प्राइवेट कंपनी है ना। अगर तो मेरा ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो मुझे इसको 75 से 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और मेरा कितना आ जाएगा गेन 750। क्या मुझे बताएंगे ये टैक्सेबल है या नहीं है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर टैक्सेबल। जी बताएं जी ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? ये टैक्सेबल सिक्योरिटीज पे तो सर वो 75% वाला लगता ही नहीं है सर। ये सिक्योरिटीज है, ये कहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटीज है? क्या ये कंपनी जो रोज कंपनी है ये क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? अगर तो लिस्टेड है तो फिर ठीक है बेटा। सुने ये इसका इसके साथ चक्कर ही कोई नहीं है। आपको मैंने नॉन रिकग्निशन रूल में एक बात पढ़ाई थी कि अगर कोई कंपनी या फर्म लिक्विडेट हो जाए तो उससे जो आपको गेन होगा वो नॉन रिकग्निशन रूल में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद आया आपको? मैंने बताया था स्पाउस टू लिव अपार्ट,
गिफ्ट, इनहेरिटेंस, उसमें था एक पॉइंट जाके पढ़िएगा दोबारा, लिक्विडेशन का। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाए या कोई फर्म लिक्विडेट हो जाए तो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उस पे आप उस गेन के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये था पॉइंट इसके अंदर। इज इट क्लियर भाई? अब क्लियर हुआ ये? Nobody is replying here. जी सर हो गया क्लियर। क्लियर है। फिर है ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कंपनी ने अपने कैपिटल को रिड्यूस किया है, उन्होंने कहा जी हम 50% कैपिटल लोगों को वापस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो एडिशनल अमाउंट आएगी, यानी ऐसे ही समझ लें कि जैसे लिक्विडेशन वाला ऊपर वाला पॉइंट पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही कि कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई लेकिन उसने आपको कुछ पैसे वापस किए हैं आपके, तो उस अमाउंट के अंदर जैसे अभी रोज वाला किया था, उसके अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो अमाउंट होगी वो आपका डिविडेंड गिना जाएगा। अच्छा जी, अगला पॉइंट सुनिएगा। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इससे अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको जरा देखें, वो जरा लेंथी है। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान विद फ्यू एक्सेप्शंस। अब देखें क्या है। नेस्ले ने, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नेस्ले इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और यहां पर है उसकी एक ब्रांच नेस्ले पाकिस्तान। इस साल नेस्ले का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट वो है 200 मिलियन का। ठीक है, 200 मिलियन का ये प्रॉफिट है। और इस नेस्ले को इस साल 300 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। तो लॉ कहता है कि इस नेस्ले कंपनी के लिए ये 200 क्या है, 200 मिलियन इसका डिविडेंड है और इसको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। ये सिर्फ किसके लिए है? फॉरेन कंपनी के लिए जिसकी पाकिस्तान में ब्रांच है। अब अपने दूसरे उस आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। एडवांस और लोन बाय अ प्राइवेट कंपनी ट्रीटेड एज डिविडेंड। Loan or advance to the extent of accumulated profit to a shareholder by a private company as defined in Companies Act। कौन सी? जिसके साथ प्राइवेट ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा होता है, ये उस कंपनी की बात हो रही है। देखा ना आपने, इजहार प्राइवेट लिमिटेड, फलां प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये उस कंपनी की बात हो रही है। ये हमारी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वो नहीं है जो इनकम टैक्स में है। or by a trust including any payment to the shareholders for his individual benefit shall be treated as dividend other than in the ordinary course of the। हाँ, अगर उस कंपनी का कारोबार ही लोन देना है फिर नहीं, फिर तो उसका कारोबार है। लेकिन अगर नहीं, जैसे टेक्सटाइल मिल्स हैं, जैसे जूट मिल्स हैं, जैसे टेनरीज हैं, प्रोडक्शन मिल्स हैं, पैकेजिंग कंपनीज हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल क्या है सुनिएगा कि मिस्टर रशीद ने, एक प्राइवेट कंपनी है XYZ PVT लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर है। इन्होंने कंपनी से एडवांस ले लिया 5 लाख रुपए का। अगर तो लेके साल के दौरान ही वापस कर दिया तो फिर डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। लेकिन अगर ये साल के एंड के ऊपर, जो भी उसका ईयर एंड है, उस साल के एंड तक ये ड्यू था, तो मिस्टर रशीद का ये डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और मिस्टर रशीद को उसके ऊपर टैक्स पे करना है इन FTR। अच्छा, अब सुनिएगा, मिस्टर रशीद ने ये अमाउंट अगले साल पे ऑफ कर दी कंपनी को। ठीक है, अब इसका अगर फॉर एग्जांपल इसने 15% टैक्स पे किया हुआ है, 75,000 बनता है ना, इसने पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर इसने कंपनी को पैसे रिटर्न कर दिए, तो ये 75,000 ये टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकता है। अब तीसरी सिचुएशन आ जाए। थर्ड सिचुएशन में ये है कि इस साल कंपनी ने इसको 10 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, डिक्लेयर कर दिया,
लेकिन इसको दिए 5 लाख। उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए आपसे लेना था और 5 लाख रुपए ये हमारा जो डिविडेंड है आप रख लें। तो अब एक्चुअली डिविडेंड इसको मिला है 10 लाख रुपया, ठीक है, कैश कितना मिला 5 लाख। तो इस 10 लाख में से जो 5 लाख जो इसका एडजस्ट हुआ है उसके ऊपर ये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हुआ है। अब ये टैक्स इसके ऊपर पे करेगा। एक्चुअली इसका टैक्स जो था वो बन रहा था ₹150,000, लेकिन चूंकि 75,000 ऑलरेडी पे कर चुका है, अब 75,000 ये इस साल पे करेगा। ये है जी इसका इशू कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे या एडवांस की शक्ल में दे तो उसके लिए क्या ट्रीट किया जाएगा, डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। ये है जी डिविडेंड की डेफिनेशन और इसके क्वेश्चन, और इसके देखें अच्छे खासे क्वेश्चन पास पेपर में भी आए हुए हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन देखें इसमें, a company engaged in the manufacturing activities has decided to provide loan to one of its shareholders. Explain the tax implication on the company as well as the shareholder if the company is registered under the Companies Act as a private limited company. तो फिर ठीक है, शेयर होल्डर का ये डिविडेंड बन जाएगा। इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो फिर उसके लिए डिविडेंड ये नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड, ये इनकी जो है वो इश्यूज है। ठीक है जी, जी मेरा बेटा, और इसके अलावा कोई इशू हो